Hello friends, welcome in next video of chapter 1 class 11 chemistry. Chemistry के chapter 1 के another वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बेसिक कुछ लॉज दिए गए हैं, उन लॉज को समझने की जरूरत है। मैंने एक लिस्ट बनाई थी लास्ट में, उस लिस्ट में मैंने शायद से इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग अलग लिख दिया था, बट वो दोनों एक ही चीज के डिफरेंट कहने के तरीके हैं। हम यहाँ पर सारे लॉज को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल, और कैसे कैसे प्रूफ किए गए, किस किसने प्रूफ किया, वो सारी चीजें। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है, या इसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनी हाउ। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट जस्ट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। हम किसी भी मैटर को या मास या एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, हम जस्ट कर रहे हैं एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होगी तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगी। वाटर मॉलिक्यूल अगर डिस्ट्रॉय होगा, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। इवन अगर हम एक पेपर बर्न करते हैं तो पेपर बर्न करने के बाद उसका मास लॉस हो जाता है। अगर वो 10 ग्राम का पेपर था, 5 ग्राम का, 1 ग्राम का पेपर था, अब उसका मास बचा है 0.1 ग्राम या कुछ भी, जो उसकी ऐश बची है वो अगर उससे कम हो गई जो इनिशियल मास था, तो उसका वो मास गया कहाँ? वो गैस के फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर थे वो सब निकल गए। जो सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड या जो मेटल उसके अंदर बची होगी वो ऐश के फॉर्म में रिमेन में वहां पर रह जाएगी। तो ये हमें बस बता रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हम लोग कभी भी कोई मास को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते। वो सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस चीज को बताया था लेवोशियर ने, इसको प्रूफ किया, कह सकते हैं कि इस लॉ को लेवोशियर ने प्रूफ किया विद एग्जांपल ऑफ, कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि NaCl और AgNO3, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में आगे होगा क्या, वैसे ये रिएक्शन कैसे होगी हम बात करेंगे। यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं रिएक्शन को समझने के लिए, वो हम बात करेंगे। बट यहाँ सिंपल जो रिएक्शन हो रही है उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्ट कर NaNO3 एंड AgCl बना रहा है। एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। अब अगर इस सिंपल केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखें कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा, या वो किस तरह से इस रिएक्शन में डिस्ट्रक्शन ऑफ मास या क्रिएशन ऑफ मास को प्रूव करेगा कि ये हो पॉसिबल नहीं है, बस वो कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में, या कोई भी मास का लॉस नहीं हुआ यहाँ पर। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, सिल्वर 108, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल, और 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 16 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का टोटल मास 48। अगर हम इन सबको सम कर दें, सबको ऐड करें, तो हमारे पास इन दोनों का इंडिविजुअल एटॉमिक मास आएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसका टोटल एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ओवरऑल आएगा 228.5। सेम अगर हम इस तरफ भी कैलकुलेट कर लें, सभी के एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, टोटल करेंगे 228। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल है, यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, कुछ भी चीज में कमी नहीं आई है। तो ये हमें प्रूफ करेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एग्जिस्टिंग, वो एप्लीकेबल होता है हर जगह। कोई भी चीज बनाई नहीं जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ में ये बताता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, मैंने अगर हम सिंपल से बात करें, वैसे तो
पुराने वीडियोस में डिस्कस किया होगा, 9th क्लास की वीडियो में डिस्कस किया, जैसा कि मैंने बोला था मैटर आप वहां से पढ़ सकते हैं, उस में मैंने बताया हुआ है। फिर से बताता हूं कि किसी भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अभी हैं, 118 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर ही कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं और वही मॉलिक्यूल से सब्सटेंस तैयार होते हैं, सब्सटेंस से ही सारी चीजें बनेगी। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या एक ही टाइप के कई सारे एलिमेंट भी जोड़कर कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया हाइड्रोजन का। तो लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में बाय देयर मास, उनके मास के अकॉर्डिंग अगर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, इस चीज को बताया था प्राउस्ट ने इस चीज को बोला कि कैसे प्रूफ किया, उन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल लिया अलग अलग सोर्सेस से, कोई तालाब से लिया, कोई समुद्र से लिया, कोई झील से लिया, कोई कुएं से लिया, अलग अलग वाटर सोर्सेस से उन्होंने वाटर को कलेक्ट किया और उन सभी के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक किया। हर एक जगह पर उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय देयर मास कांस्टेंट ही मिला। इस तरह से उन्होंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे तभी जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा। इसी चीज को बर्जीलियस ने भी एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ किया। उन्होंने क्या किया, लेड को सल्फर के साथ रिएक्ट किया। इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए हीट की जरूरत लगती है, बिना हीट के रिएक्ट नहीं करेंगे, हीट लगेगी। अब इनको अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग सिचुएशन में जब हीट किया तो हमेशा हमें जो प्रोडक्ट मिला वो सेम मिला। इससे भी प्रूफ होता है, इससे भी प्रूफ होता है। इसको मैं ऐसे एक और वाटर की एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन H2O के अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का 32 होता है, सॉरी मैंने 16 बोला था पहले, 16 होगा, सॉरी 16 ही होगा। 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 2। अगर हम इनका सिंपल रेशियो निकालें तो 1:8 मास के अकॉर्डिंग अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन ही कंबाइंड होकर वाटर का मॉलिक्यूल तैयार करता है। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देन अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर हम किसी तरह से रेशो डिफरेंट लेंगे बाय देयर मास, अगर रेशो चेंज होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके रिएक्टेंट का, तो जो प्रोडक्ट होगा वो सिचुएशन कांस्टेंट रखने पर तो सेम होगा, बट रेशो चेंज कर देने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसी चीज को ऐसे बता सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बदल दिया जाए तो एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जांपल है। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो गया। ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लेंगे मास 32। इसके अंदर अगर हम लोग रेशियो देखें तो 1:16 सिंपल रेशियो निकाला हमने, तो सिंपल रेशियो में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर 1:16 बाय देयर मास 1 और 16 के अनुपात में जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पर अगर वो 1:8 के प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट होगा वाटर। इन दोनों एग्जांपल से हम लोग को दोनों लॉ समझने में आसानी मिलेगी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर हम लोगों ने रेशियो कांस्टेंट रखा तो प्रोडक्ट हमेशा सिमिलर होगा, बट रेशियो चेंज किया तो प्रोडक्ट हमेशा बदल जाएगा, बदलता है। यही है 2 लॉ। इसमें डेल्टन ने ये वाला जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डेल्टन ने प्रूव किया। उन्होंने कई सारी चीजें बताई। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन सब में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो डिफर है और ये सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां पर अलग अलग रेशियो में अगर कंबाइन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को तो प्रोडक्ट हमेशा बदल जाएगा। ओके
तो अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर ने प्रूव किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी, लाइक हम ले लेते हैं ए इज अ कार्बन, बी इज अ ऑक्सीजन। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन। When two element combine with similar mass of compound C, कोई भी C कंपाउंड, हमने हाइड्रोजन ले लिया एज अ C, तो when mass of two element A and B combine in similar mass of C in separate container, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में चल रही है। इन दोनों के कंबाइन होने का जो रेशियो होगा, इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर जो रेशियो हमें मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग कंटेनर में बनाए गए हैं, तो दोनों के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमें मिलेगा, इस रेशियो को, और अगर हम लोग यहां पर इन दोनों ए और बी को आपस में रिएक्ट करें, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अगर रिएक्ट करें तो एक प्रोडक्ट बनेगा CO2। यहां पर भी इन दोनों का कुछ रेशियो निकलेगा, तो इसका रेशियो और इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बराबर होता है। इसको फिर समझे, टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड विद सिमिलर मास ऑफ सी, ए और बी सिमिलर मास ऑफ सी से कंबाइंड होकर जिस रेशियो में भी मिलेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां पर दोनों ए और बी का जो रेशियो होगा, अगर इन दोनों को अलग आप एक दूसरे से रिएक्ट कराएं, कंबाइन कराएं, तो इन दोनों का जो रेशियो आपस में जुड़ेगा, वही रेशियो हमें यहां पर मिलेगा। यहां पर हमें रेशियो 3.3:8 मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखें, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 2 ऑक्सीजन 32, दोनों को अगर हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें 3:8, पर यहां पर हम लोग देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर CH4 मीथेन बनाया है। हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 12 है, तो 12:4। देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, वाटर के अंदर 2:16। ये रेशियो हमें मिला इन दोनों के प्रोडक्ट का, पर हमें इन दोनों के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो को फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखा जाए तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है लाइक A, B एंड C, 3 कंपोनेंट यहाँ पर हमारे पास है। इन दोनों में, इन तीनों को जब हम आपस में कंबाइन करके इनके रेशियोज को लिखें, तो हमने लिखा है 12 A का रेशियो, B का रेशियो 4, B का ही अदर दूसरे कंपाउंड में रेशियो 2 है, तो वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। देन 16 C का रेशियो। अब इन तीनों के रेशियो को ओवरऑल हमें निकालना है, तो हमें टोटल देखना पड़ेगा। तो 12 into 2 24, 8, B 4 into 2 8, 16 into 2 16 into 4 64, है ना। तो अब ये हो गया हमारे पास तीनों का ओवरऑल मास, तीनों का ओवरऑल मास निकल गया। अब हमें ए और सी का रेशियो देखना है इसके अंदर। ए और सी का रेशियो इसके अंदर देखना है, तो ए हमारे पास 24 है और सी 64 है। 24 और 64 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3:8 मिलेगा। दिस इज द रेशियो। यहां पर अगर हम बात करें कि इस ओवरऑल दो अलग अलग प्रोडक्ट में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो वो है 3:8। और अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर भी देखें तो वो रेशियो होगा 3:8। यह दोनों ही जगह पर हमें रेशियो सेम मिल रहा है। तो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि ए और बी अगर आपस में जुड़ेंगे तो भी उनका वही रेशियो होगा। अगर वो किसी दूसरे कंपाउंड से जुड़कर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए और उन प्रोडक्ट को साथ में हम रेशियो फाइंड आउट करें उनका एक दूसरे के पर्पस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उनका रेशियो भी हमें सेम ही मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर फिर से समझने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा था, वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखें, समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा दिमाग में जाने में प्रॉब्लम होती है ये वाला लॉ, बाकी लॉ तो सिंपल है। लास्ट में बात कर लेते हैं गाय-ल्यूसैक्स का लॉ। गाय-ल्यूसैक्स ने लॉ दिया गैसेस के लिए, अबाउट गैसेस, ऑल द गैसेस। उन्होंने बोला एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। दे बिहेव लाइक अ सेम, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नोबल गैस हो, हर एक गैस बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करती है। अगर आपने STP पर रखा हुआ है तो वो इक्वल वॉल्यूम को ही कवर करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द गाय-ल्यूसैक्स लॉ। तो ये हमने बात कर ली अभी तक। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप,
कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हमने डिफरेंट लॉस की बात की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।